हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट सोल्यूशन में विलेन चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे वान हाफ गुणांक और हेनरी नियम। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप बुक उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वान हाफ गुणांक क्या है और हेनरी नियम क्या है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग सभी लोग डेली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए सब लोग मेहनत से पढ़ते रहिए और जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आए। हम लोग हेडिंग डालेंगे जल्दी से। वान हाफ गुणांक, वान हाफ गुणांक। इसको जो है स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं वान हाफ गुणांक को। इसमें क्या देखिए होता क्या है, वान हाफ गुणांक जब किसी विलेय को किसी भी विलायक में घोला जाता है, जब भी किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय जब विलायक में जाएगा घुलेगा तो वियोजन होगा, या तो टूटेगा या फिर उससे क्रिया करेगा जुड़ेगा। तो वियोजन या संगुणन के बाद विलेय के कणों की संख्या और वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं वान हाफ गुणांक। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जब किसी विलेय को जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है, विलायक में घोला जाता है तो विलेय के संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या का अनुपात वान हाफ गुणांक कहलाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है वान हाफ गुणांक की। जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के संगुणन या वियोजन के बाद, यानी कि जो विलेय पदार्थ होगा जो विलायक में घुल रहा होगा, या तो वो वियोजित हो रहा होगा, टूट रहा होगा अपने आयनों में, या फिर संगुणन हो रहा होगा, उसका किसी विलायक से वो क्रिया करके जुड़ रहा होगा विलायक से। तो संगुणन का मतलब जुड़ना होता है, वियोजन का मतलब टूटना होता है। संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या किसके, विलेय के, तथा वियोजन या संगुणन से पहले जो भी कणों की संख्या रही होगी उसका अनुपात जो होता है वो वान हाफ गुणांक कहलाता है। इसे स्मॉल आई से दिखाते हैं। स्मॉल आई बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, विलेय के वियोजन या संगुणन के बाद
के बाद कणों की संख्या क्या है, ठीक है, के बाद कण और अपान में विलेय के वियोजन या संगुणन से पहले कण ये फार्मूला बन जाएगा कि कोई भी विलेय किसी विलायक में अगर घुल रहा है तो उसके वियोजन या संगुणन के बाद कणों की क्या संख्या रहेगी, और विलेय के वियोजन और संगुणन से पहले विलायक में कण की संख्या क्या रही होगी, उसका जो अनुपात होता है वो वान हाफ गुणांक कहलाता है। वान हाफ गुणांक को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लोग ले लें यहाँ पर, अगर हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझे इसको कि ये फार्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे वान हाफ गुणांक का, तो अगर हमें NaCl का वान हाफ गुणांक निकालना हो, NaCl का वान हाफ गुणांक, अगर हमको एग्जाम्पल के तौर पर अगर सोडियम क्लोराइड NaCl का वान हाफ गुणांक निकालना है तो यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, पहले तो इसको देख लें, NaCl टूटेगा कैसे अपने आयनों में, NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में। तो जब NaCl को जल में घोला गया होगा तभी तो ये अपने आयन में टूटा होगा। तो यहाँ पर NaCl क्या है, विलेय है, और जब इसको जल में विलायक में घोला गया होगा तो अपने आयनों में टूटा होगा। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, परिभाषा देखिए, संगुणन या वियोजन, NaCl का क्या हो रहा है, वियोजन, क्या हो रहा है, वियोजन, किसमें, Na प्लस और Cl माइनस आयन में। और यहाँ पर देखो फार्मूले में क्या कह रहा है, I बराबर विलेय के वियोजन या संगुणन के बाद, यानी कि जब इसका वियोजन या संगुणन हो गया उसके बाद की बात, यानी इसकी बात हो रही इतने की। यहाँ पर देखो कण की संख्या लिखनी कितनी आई, विलेय के वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है, एक Na प्लस है और एक Cl माइनस, यानी कि 2। कितने कण हो रहे हैं, 2। अब विलेय के वियोजन या संगुणन से पहले कण, यानी कि जब विलेय को NaCl को जल में नहीं घोला गया होगा, नहीं मिलाया गया होगा विलायक में, तब इसके कणों की संख्या कितनी रही, देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब NaCl का अणु कितना है, 1। कितना है, 1। तो यहाँ पर I बराबर लगा देंगे फार्मूला यही, विलेय के वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है, 1 Na प्लस है, Cl माइनस यानी 2, और NaCl पहले कण की संख्या कितनी है, 1, कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से जो I आया वान हाफ गुणांक कितना आया, 2 आया, कितना आया, 2 आया। तो इस तरह से वान हाफ गुणांक अगर आपको एग्जाम में आता है लघुत्तरी प्रश्न में, तो आप इसको इतना लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा सॉलिड नंबर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको पूरा का पूरा मार्क्स इसमें मिलेंगे। जल्दी से आप लोग एक बार इसको कायदे से देख लें कि जब किसी विलेय को विलायक में घोला जाता है तो विलेय के संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या तथा वियोजन या संगुणन से पहले कणों की संख्या का अनुपात वान हाफ गुणांक कहलाता है। स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं वान हाफ गुणांक को। फार्मूला क्या हो गया, विलेय के वियोजन या संगुणन के बाद कण, विलेय के वियोजन या संगुणन से पहले कण। एग्जाम्पल के तौर पर अगर NaCl का वान हाफ गुणांक स्मॉल आई हम लोग फाइंड आउट करें, पता करें, तो NaCl अपने आयन में टूटेगा किसमें, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन में। और वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है, तो एक ये है, एक ये Na प्लस 1 है, एक Cl माइनस 2 है कण, तो अपान में 2 हो गया। अब वियोजन के पहले से संगुणन से पहले कण कितना था, NaCl क्या था जब इसको विलायक में घोला नहीं होगा, तो 1, तो अपान में 1 कर दिया। तो इस तरह से वान हाफ गुणांक जो आया यहाँ से I बराबर कितना आया, 2। तो इस तरह से वान हाफ गुणांक हम लोग एग्जाम में करेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। आप इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग हेनरी नियम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से देखेंगे हम लोग। अब ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका।
हेनरी नियम। हेनरी नियम, हेनरी नियम क्या कहता है कि जब भी किसी गैस को द्रव में घोला जाता है, मिलाया जाता है, तो उस गैस की जो द्रव में विलेयता होती है, ताप कैसा होना चाहिए? स्थिर। ताप कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है वो क्या होती है? उसके दाब के समानुपाती होती है। देखेंगे हेनरी ने क्या बताया था? स्थिर स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। इसलिए क्या बनेगा यहाँ से? M अनुक्रमानुपाती P। यहाँ M क्या है? M बराबर है द्रव की मात्रा, घुलनशील द्रव की मात्रा है। यहाँ पर क्या है? M जो है यहाँ पर क्या है? गैस की द्रव में मात्रा है। M जो है क्या है? गैस की द्रव में मात्रा। और यहाँ से अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K P। P जो है यहाँ पर क्या है? साम्य पर गैस की द्रव में मात्रा है, ठीक है। और इसी नियम में एक डाल्टन आए, डाल्टन ने भी कुछ बताया था। डाल्टन के अनुसार जो गैस की विलेयता है, डाल्टन ने बताया कि किसी गैस की जो विलेयता होगी, गैस के मोल प्रभाज यानी X गैस के मोल प्रभाज तथा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। इस हिसाब से जो नियम बनेगा वो क्या बनेगा? P अनुक्रमानुपाती X, जिसको मोल प्रभाव दिखाते हैं, गैस। किसका मोल प्रभाव? गैस का। जो भी गैस उस द्रव में घुल रही है, तो P अनुक्रमानुपाती X गैस। यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक, KH आता है। क्या आता है? जब ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KH, जिसे कहते हैं हेनरी स्थिरांक। KH क्या है? यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। और इसको अगर थोड़ा सा और इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, P/X गैस इक्वल टू KH, यानी कि हेनरी स्थिरांक और गैस के मोल प्रभाज के बीच कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान अगर बढ़ेगा, ये ऊपर की ओर तीर लगा, इसका मतलब KH का मान अगर बढ़ेगा तो X गैस जो मोल प्रभाज होगा गैस का, वो क्या होगा? उसकी मात्रा घटेगी, ठीक है। उसकी मात्रा फिर क्या होगी? घटेगी। P/X गैस इक्वल टू हेनरी स्थिरांक KH।
यहाँ पर KH अगर बढ़ रहा होगा तो एक्स गैस घटेगा, अगर एक्स गैस घटेगा तो KH बढ़ेगा, उल्टा विपरीत संबंध होगा। तो इस तरह से डाल्टन ने बताया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग हेनरी नियम की सीमाएं और इसके अनुप्रयोग पूछे जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे हम लोग हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, क्या लिमिटेशन है हेनरी नियम की सीमाएं देखेंगे हम लोग। एक तो हेनरी नियम की सीमा यह है कि जिस भी दाब पर गैस किसी भी द्रव में घुल रही है, घुलनशील हो रही है, तो वो दाब जो होना चाहिए वो बहुत ही अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट यही है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दाब जो हो कैसा हो, दाब अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो ताप होगा गैस का, में जो ताप रहेगा वो भी जो है अधिक ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक। दाब अधिक नहीं होना चाहिए और ताप कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम ना हो, ठीक है। बहुत कम नहीं होना चाहिए लिख देते हैं, बहुत कम नहीं होना चाहिए। जो तीसरी कंडीशन है इसके लिए, हेनरी नियम वहां पर लागू होगा जहां पर कोई भी गैस विलायक में अधिक घुलनशील ना हो। गैस विलायक में अधिक घुलनशील या विलेय भी लिख सकते हैं, घुलनशील गैस विलायक में अधिक घुलनशील नहीं होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो गैस है उसकी आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक संरचना में परिवर्तन, गैस की आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सीमाएं हैं हेनरी नियम की, इसमें नोट करके चाहे आप नोट कर लें कि जो अमोनिया होती है NH3 व HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, NH3 और HCl जो होती हैं गैसें, ये क्या होता है कि ये बेंजीन में बहुत कम घुलनशील होती हैं। NH3 व HCl गैसें बेंजीन में कम घुलनशील होती हैं, जिसके कारण ये बेंजीन में हेनरी नियम का पालन करती हैं। हेनरी नियम का पालन करती हैं कौन? अमोनिया और HCl गैसें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि गैस विलायक में अधिक घुलनशील नहीं होनी चाहिए। अगर अधिक घुलनशील होगी तो फिर वो
हेनरी के नियम का पालन नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, अमोनिया HCl गैसें जो है बेंजीन में कम घुलनशील होती हैं, जिसके कारण बेंजीन में हेनरी के नियम का पालन करती हैं। जबकि ये दोनों गैसें यानी अमोनिया और HCl, ये दोनों गैसें जल में अधिक घुलनशील होने से हेनरी नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो भी गैसें हैं अगर किसी विलायक में अधिक घुलनशील हैं तो बात निश्चित है कि वो फिर हेनरी का नियम पालन वहाँ पर नहीं करेंगी। अगर कम घुलनशीलता है, उनकी कम विलेयता है, तो हेनरी का नियम का पालन वो गैस करेगी। ठीक है, उसके जरा अनुप्रयोग देख लीजिए। हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग हैं, देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन का आंशिक दाब घटने से रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे एनोक्सिया रोग कहते हैं। दूसरा इसका क्या उपयोग हो सकता है, तो पहला अनुप्रयोग ये हो गया। दूसरा अनुप्रयोग ये हो जाएगा, क्योंकि जो भी समुद्र में गोताखोर होते हैं वो अपने साथ क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं। और जैसे जैसे वो जल में भीतर गहराई में जाते हैं, जल का दाब बढ़ने से क्या होता है, घुलनशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था दाब के क्या होती है, घुलनशीलता अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो जब तक ये जल के गहराई में रहते हैं, पानी का दाब ज्यादा होता है, तो ये गैसें भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो अपने साथ लेकर जाते हैं, इनकी भी घुलनशीलता जो होती है रुधिर में बढ़ जाती है। और जब ये समुद्र से बाहर निकल कर आते हैं तो फिर जल का दाब कम हो जाता है, जिससे ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसों की घुलनशीलता फिर क्या हो जाती है, फिर घट जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण रुधिर में क्या हो जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, एक हिसाब से गांठें जैसी पड़ जाती हैं, जिससे बहुत ही अधिक भयानक दर्द होता है। इसीलिए जितने भी गोताखोर होते हैं समुद्र में, वो अपने साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को ले जाते हैं, जिससे गैसों की रुधिर में घुलनशीलता जो है वो क्या रहती है, कम बनी रहती है। ठीक, ये भी इसका कारण है, लिख लेंगे। समुद्री गोताखोर अपने साथ नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस के अतिरिक्त हीलियम गैस भी ले जाते हैं, जिससे
जिससे रुधिर में गैसों की विलेयता कह लो या घुलनशीलता कह लो, विलेयता कम बनी रहती है। तो इस तरह से हेनरी नियम की सीमाएं और हेनरी नियम के हम लोग अनुप्रयोग भी बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने वन हाफ गुणांक और हेनरी नियम पढ़ा। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपसे 100% पूछे ही जाते हैं, और हो सकता है इस बार बिल्कुल पूछे ही जाएं पक्का। तो इसलिए इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक जरूर शेयर किया करिए, जिससे आपके दोस्त भी जो हैं तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ऐसे ही देख के चले जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग।